हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 1 आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास विषय के राजन सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे विस्तारित रूप लिखा हुआ है 5000 धन 800 धन 60 धन 9, और यहाँ पे इसको एक संख्या है, इसको जोड़ के ऐसे आप सिंपली इसको जोड़ लेंगे, एक संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे ऐसे ऊपर नीचे 5000 है तो 5000, फिर 800 है तो ऐसे 800, फिर 60, फिर 9। तो इधर ऊपर 0 है तो 9, 0 में 9 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और इधर 6, इधर 8, इधर 5, यानी 5869। तो ऐसे सिंपली आप इसको जोड़ ज्ञात करना है, जोड़ लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5869। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे रात है, जैसे अविकारी शब्द किसे हो जाएगा? रात हो गया। रात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जो आप किसी भी सेंटेंस में रात का प्रयोग करते हैं कि आज रात है या आज रात को, ऐसे तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये संज्ञा शब्द है। अब विशेषण शब्द में जैसे हरा है, सुंदर है, मीठा है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में मैं, तुम, वह है, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे है कि लड़का है, इसको जब द्विवचन के लिए प्रयोग करते हैं तो लड़के हो जाता है, बहुवचन के लिए लड़कों हो जाता है। ऐसे क्रिया, विकारी शब्द क्रिया के रूप में भी आते हैं। जैसे खाना हो गया, खाता है, परिवर्तन हो गया, खाना से खाता हो गया, फिर खा रहे हैं, वे खा रहे हैं। तो इन सब में जैसे खाना में परिवर्तन हो गया, खाना शब्द में, तो वो विकारी शब्द हो जाएगा। और विकारी शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं होता है, जैसे रात है और सुंदर, मीठा, हरा, ये विशेषण हो जाएगा। इन सब में परिवर्तन, इसी को अविकारी कहते हैं। यानी जिसके रूप में परिवर्तन होता है, जिस शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसको विकारी, या जिसमें नहीं होता है उसको अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर दिया है नीचे। गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होते हैं, जबकि इसके विपरीत विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा विभाज्य नहीं होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। और सम संख्या का उदाहरण हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। और ऐसे ही मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया है, श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है। सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि उसे रुचि से भी पढ़े। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। यानी मुख्य जो अंतर होता है श्रुतलेख और सुलेख में, हमने आपको इसको बहुविकल्पी में भी बताया हुआ था। श्रुतलेख उसे कहते हैं जो सुन के, यहाँ पे श्रुत है ना, यानी सुन के लिखने को श्रुतलेख कहते हैं। सुलेख मतलब सुंदर लेख, अपना जो हैंड राइटिंग है उसको सुधारने के लिए जो अच्छा लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, उसको सुलेख कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाए, जैसे इमला लिखवाया जाता है छोटे क्लास में, वो श्रुतलेख हो जाएगा। और जो 1 पेज डेली नकल लिखवाया जाता है तो उसको सुलेख कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चों को कितने अमरूद मिलेंगे? तो 4 बच्चों में बांटना है तो 4 से भाग दे देंगे। तो इसका हल दिया हुआ है, अमरूद की संख्या बराबर 64, बच्चों की संख्या 4 है, तो प्रति बच्चा अमरूदों की संख्या प्राप्त करेगा बराबर 64/4। तो कट जाएगा ये, 4 एकम में 4, 2 बचेगा हासिल 6 में से, तो 24 हो जाएगा। 4 छके 24 यानी 16 आ जाएगा। इसका आंसर यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि भिन्नों को ही, यहाँ लिखा है भिन्नों को। किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब और इन घटते क्रम में सजाया जाता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो भी संख्या दिया है उसमें से
फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जिसमें 11 पहले है, उससे छोटा 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, तो इसी को अवरोही क्रम कहते हैं, घटते क्रम को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगाते हैं? एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी। जैसे कि वाह आज धूप निकल आया, जैसे सर्दी के महीना है और जो उसमें धूप निकल आया, तो ऐसे बोलेंगे कि वाह आज धूप निकल आया, तो वाह के बाद ऐसे आश्चर्य की बात है ना, तो खड़ी पाई करके नीचे बिंदी लगाएंगे, इसी को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा अंधेरा, तिमिर, तमस। प्रश्न संख्या 9 है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब 6534 को भाग देंगे 7 से तो भागफल आएगा 933 और शेषफल 3। इसको हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। 6534 दिया है, इसमें जब 7 से भाग देंगे तो पहले संख्या में पहले भाग तो जाएगा नहीं, फिर 2 संख्या लेंगे, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56 होता है, कम होता है 65 से, तो 7 9 बार में जाएगा, 7 9 63। अब इसमें से 5 में से 3 जा 2, इधर 0 हो जाएगा। अब ये 3 को उतारेंगे 2 के बाद, तो ये 23 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 3 बार में भाग जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा और ये 4 उतरेगा 2 के बाद, तो 24 होगा। तो 7 त्रिका फिर से 21 हो जाएगा। फिर 4 में से 1 जा 3 और 2 में से 2 जा 0, यानी जो शेषफल बच गया 3 और 933 भागफल आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है भागफल 3 और शेषफल 3, भागफल 933 और शेषफल 3, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, संख्या 65,342 एवं संख्या 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। सिंपली योग ज्ञात करना है, नहीं जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर नीचे आप लिख लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 4 4 8, 4 3 7, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यानी 93,785 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। इसको हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ा था और डिटेल में, फिर से पढ़ते हैं इसको। इसका उत्तर दिया है, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आदि आदि। यानी जब भी देखो उंगली बोल रहे हैं ना, तो मुख से तो हवा निकल ही रही है, आवाज़ जो निकल रही है हवा, और नाक से भी हवा निकल रही है, और यानी नाक से भी आवाज़ आ रहा है, मुख से भी आवाज़ आ रहा है, तो दोनों से मिलकर जब आवाज़ आता है नाक और मुंह से, तो उसको उसके लिए चंद्रबिंदु लगाते हैं। उसी चंद्रबिंदु वाले शब्द को अनुनासिक कहते हैं, चंद्रबिंदु को। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी आया था, तो केवल वहाँ पे टिक करना था, 6 लिखा था तो हम लोगों ने वहाँ टिक कर दिया था, जो भी ऑप्शन हो 6। लेकिन यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा सबका, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का है, इस लिखने वाला है। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लिखेंगे। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां संबंधवाचक सर्वनाम, और 6वां निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 13 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृति या प्राकृतिक होता है या फिर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गणित में 1 2 3 4 5 6 7 आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्या वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। यानी जो जितनी भी संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप काउंटिंग करते जाइए अनंत तक, तो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कोई भी शर्त नहीं होता है, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको वस्तुओं को गिनने और क्रम में रखने के लिए कोई भी चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है, बाकी किसी भी काम में प्रयोग, हर एक काम में प्रयोग में लाया जाता है इसको। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये प्रश्न देखिए 2020 में भी पूछा हुआ है, 23 में भी पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि, ये सभी हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मौन वाचन किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है
उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। यानी चुपचाप आप बुक खोल लें और उसको मन में ही पढ़ें बिना बोले, उसी को मौन वाचन कहते हैं। इसमें ज़्यादा बालक ज़्यादा सीखता है। इसका अर्थ है कि जब मन में पढ़ेगा तो उसका एनर्जी कम लॉस होगा, ज़्यादा देर तक पढ़ सकेगा और क्लास में शांतिमय वातावरण बना रहता है। जब सब मौन वाचन करेंगे तो कोई आवाज़ ही नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, मौन वाचन किसके लिए गद्य मतलब गद्य पद्य में से बताना है कि किसके लिए अधिक उपयोगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गद्य के लिए। देखिए पद्य जो होता है, कविता जो लिखा जाता है ना, उसको पद्य कहते हैं। उसको बोल कर पढ़ा जाता है, यानी मौन वाचन उसके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब बोल के पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकल के आएगा, उसमें कोई रस होता है वो सामने आता है पढ़ने मात्र से, उसमें पता लगता है, उसमें लय रहता है। और जो कहानी होता है या एकांकी रहता है उसको तो आप मन में भी पढ़ सकते हैं, उसको आप समझ में आता जाएगा। केवल कहानी को आपको पता करना रहता है कि क्या लिखा है। तो गद्य के लिए मौन वाचन उपयोगी होता है। गद्य किसे कहते हैं? कहानी या एकांकी को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, पद पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों? यहाँ पे दे भी दिया, देखिए पद यानी पद को पढ़ाने के लिए क्यों नहीं उपयोगी है मौन वाचन बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है, यानी उसमें कुछ रस निहित रहता है, उसका कुछ अर्थ रहता है, उसको एक लय में दिया रहता है, वो उसको गा कर पढ़ा जाता है, इसलिए मन में उसको पढ़ना उपयोगी नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, मौन वाचन का उद्देश्य निम्नलिखित है। उसके बाद लिखेंगे पहला, वाचन गति का विकास करता है, और दूसरा है यहाँ पे मौन वाचन लिख दीजिएगा, मौन वाचन गति का विकास करता है। दूसरा, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। तीसरा है वाचन का अभ्यास करना। चौथा, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना। और पांचवा, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। प्रश्न संख्या 19 है, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर, मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। गहन वाचन उसे कहते हैं कि आप जब डिटेल में पढ़ते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ का अर्थ निकालते हुए, उसको गहन वाचन कहते हैं। और द्रुत वाचन उसे कहते हैं जो जल्दी 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 पढ़ लेते हैं थोड़ा तेज़ी से, तो उसको द्रुत वाचन कहते हैं, उसका स्पीड तेज होता है पढ़ने का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, भाषाई कौशल बताइए अथवा भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभोपली, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषाई कौशल है। इसी को लैंग्वेज स्किल कहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में हमने आपको बताया था कि जो भाषा कौशल जो होता है हिंदी में 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और यही जो यहाँ पे क्रम भी यही होता है, इसका क्रम भी पूछता है, तो पहले सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यही क्रम भी होता है भाषाई कौशल का। इंग्लिश में यही सेम यही होता है, लेकिन इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वहाँ पे लैंग्वेज स्किल कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसमें इसका सूत्र भी दिया है, शुभोपली। शुभोपली यानी सु से पहले से सुनना, बो से यानी बोलना, फिर प से पढ़ना और ली से लिखना। यानी आपको शुभोपली याद है तो इसका क्रम भी याद रहेगा और भाषाई कौशल भी याद रहेंगे, शुभोपली। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, सुलेख का महत्व लिखिए। यानी सुलेख जो लिखते हैं डेली, नकल 1 पेज लिखते हैं, बच्चों से लिखवाया जाता है, तो उसका महत्व बताना है। तो उसका महत्व क्या होता है? उसका महत्व उसके हैंड राइटिंग सुधरता है, और बाकी इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। सुलेख, डॉक्टरी पर्चे में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। इसका अर्थ ये है कि सुंदर लेख से बहुत प्रभाव पड़ता है। हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, और जब सुंदर लिखते हैं तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपके चीज़ों को पढ़ना चाहेगा, कोई भी पढ़ने का मन करेगा, उसमें उसका मन लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 22, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियाँ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। शुद्ध उच्चारण का अर्थ है कि बच्चे सही सही पढ़ें, बिल्कुल जो उच्चारण करें वो सही करें। जैसे स होता है तो इस तरह का, उसमें सब में उनको अंतर आना चाहिए। दूसरा है उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। तीसरा है भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। और इसी में चौथा है, बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए।
तो उत्तर हो जाएगा इसका प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक। ये सब प्रिय वर्ड हो जाएंगे, अपने से छोटों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अव्यय को स्व-उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, अव्यय हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे, अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु। इसमें इसके खंड नहीं किए जा सकते इन शब्दों के, और इसका एक निश्चित अर्थ होता है, ये अपरिवर्तित रहते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अविकारी शब्द होते हैं, उस अविकारी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। अनुनासिक किसे कहते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, चंद्रबिंदु लगाए जाते हैं, इनसे बने हुए 4 शब्दों को बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द निम्न हैं। इसमें धुंधले, कुआं, चाँद, भांति, कांच, ये सब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? विच्छेद सहित बताइए। विच्छेद का अर्थ है कि उनका संधि विच्छेद बताना है कि किससे किससे मिलकर वो संयुक्त स्वर बने हैं। देखिए यहाँ व्यंजन नहीं है, स्वर है, इतना आप ध्यान रखिएगा। जो व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, वो तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे स्वर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ए, ओ, ऐ, औ हैं, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर है, जैसे अ और ई मिलकर ए बनता है, अ उ मिलकर ओ बनता है। अब ये 2 बन गया, बस इन दोनों में ही 2 अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ ई अलग अलग, ए हो जाएगा, अ और उ से ओ हो जाएगा। बाकी छोटे वाले में अ जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे ओ में आ जोड़ देंगे तो अ हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे देखिए ये कर्मवाच में परिवर्तन करता है, यहाँ राम ने रावण को मारा है, तो इसको कर्मकर्ता ने होता है, यहाँ पे ये कर्तवाच है। यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए कर्ता पे जोर दिया जा रहा है। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे, राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा, किसने मारा? तो राम ने मारा, ज़्यादा जोर राम पे दिया जा रहा है। अब इसको कर्मवाच में बदलना है, तो कर्मवाच का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है, यानी ने को हटाएंगे, केवल को रहने देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, राम के द्वारा रावण को मारा गया। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से आप देखिए राम ने मारा रावण को, लेकिन इतना जोर राम पे नहीं पड़ रहा है। इसको ठीक से पढ़िए, आप देखिए, राम के द्वारा रावण को मारा गया, यानी रावण को, यानी इस पे ज़्यादा जोर है, रावण को मारा गया, तो यहाँ पे कर्मवाच में परिवर्तन हो जाएगा। और बाकी आप इतना भी याद रखेंगे, जब भी कर्मवाच में परिवर्तन हो जाएगा तो कर्ता के द्वारा के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी जो को उसमें कर्मवाच में को लेके आते, और जो रहेगा तो ठीक है वही रहेगा, नहीं रहेगा तो उसमें को ऐड कर देंगे। यहाँ पे है राम के द्वारा, के द्वारा के साथ कर्ता को जोड़ दिया, रावण को मारा, तो कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो कर्मवाच में परिवर्तन करना है तो को विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, तो कर्मवाच में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा इसका 28 का, सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, दूसरा है खंड लेखन विधि, तीसरा है रेखानुसरण विधि, और चौथा है अनुलेखन विधि, और पांचवा है स्वतंत्र लेखन विधि या तुलना विधि, मॉन्टेसरी विधि। ये सभी विधियां हो जाएंगी लिखना सिखाने की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। अब आरोह अवरोह कहते किसे हैं? जैसे कि जब भी कुछ पढ़ते हैं तो जो उसमें उतराव चढ़ाव होता है, कभी तेज बोलते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, कहीं भी नॉर्मल रहते हैं, तो उसी को आरोह अवरोह कहा जाता है। इसका महत्व बताना है। इसका उत्तर दिया है, शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पठन को माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरे को भी समझने में सक्षम हो। इसका अर्थ है, मुख्य रूप से जो इसका अर्थ है पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का, तो चीज़ों को समझने के लिए, और जो कई सारी चीज़ें होती है और जो आरोह अवरोह में ना पढ़ा जाए तो वो समझ में नहीं आती हैं। कहाँ पे कभी ज़्यादा जोर देना चाह रहा है, कैसे लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉमा का प्रयोग है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आरोह अवरोह का प्रयोग किया जाता है। और आरोह अवरोह का प्रयोग न किया जाए तो जो उसका पठन होगा वो उसका भाव निहित, उसमें भाव निकल के नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30,
अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसी को समानार्थी शब्द भी पूछेगा तो यही लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आग, अनल, पावक, ज्वाला। ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31, घटाने से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को यहाँ से ऋण बनाया हुआ है, ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से कुछ कम करने को घटाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, संबोध निर्माण के चरणों से आप क्या समझते हैं? यानी संबोध निर्माण के चरण बताने हैं। तो पहला हो जाएगा उसका बोध कराना या ज्ञान कराना, दूसरा होगा जगाना, बतलाना, समझाना या बुझाना। उसके बाद है तीसरा आह्वान करना, पुकारना, और चौथा लास्ट वाला जो है चरण है इसका किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी? यानी एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं तो इतने पुस्तकों को रखना है, तो भाग दे देंगे, सिंपली है, आप भाग दे देंगे तो अलमारियों की संख्या निकल जाएगी। तो इसका हल दिया हुआ है, एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं या फिर हैं, और इतने पुस्तकों को रखने के लिए इतना में 725 से भाग देंगे। अब 725 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसको कट करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम में 5, 2 बचा 7 में से, यहाँ 22 हो जाएगा, 5 चौक को 20, फिर 2 बचा 25 होगा, 5 बचे 25। ऊपर वाले को 5 से काटेंगे तो 5 से कम में 5, 7 है तो 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 5 चौक को 20, फिर 1 बचेगा 19 होगा, तो 5 तिहाई 15, फिर 4 बचेगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे तो 49, 4 5 5 45, फिर 4 बचेगा, यहाँ पे 42 होगा, तो 5 40, फिर 2 बचेगा 25 होगा, 5 बचे 25। अब देखिए लास्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 4 बचा 45 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 45, फिर ऊपर वाले को भी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 4 बचा 43 होगा, 5 40, 3 बचा 39 हुआ, और 5 7 35, और 39 है तो फिर 4 48 होगा, 5 45, फिर 3 बचेगा 35, 5 7 35। अब ये किससे कटेगा? अब इसमें ये किसी से नहीं कटेगा, इसको भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 28 है, 797 में भाग देंगे 29 से भाग देंगे, तो ये पहला 2 अंक 28 है, 29 से भाग नहीं जाएगा तो 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक लेंगे तो 9 बार में भाग देंगे, 9 बार में जाएगा, क्योंकि जब 28 रहता है, एक कम रहता है उसके साथ कुछ जुड़ता है, 5 से आगे कुछ जुड़ता है, तो 9 बार में ही या 8 बार में भाग जाता है। 9 बार देखते हैं। अब इसमें 9 से 29 में गुणा करके नीचे लिखेंगे, 99 81 के 1 हासिल 8, और 9 दूना 18, और 18 8 8 दूना 16 26 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे, 7 में से 1 जा 6, 8 में से 6 जा 2 26, और फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 261 है, 9 बार में गया है, तो यहाँ पे 269 है, यानी 8 ज़्यादा है तो फिर से 9 बार में ही भाग जाएगा, तो 261 हो जाएगा इसको। तो फिर यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा, 8 बजेगा, फिर यहाँ पे 87 यानी 7 उतर जाएगा यहाँ पे नीचे। अब 29, 9 दूना 18, 29 27, 3 बार में भाग जाएगा। देखिए 3 9 27 के 7 हासिल 2, और 3 दूना 6, अच्छा 2 8, यानी कट गया 0 0, यानी 933 अलमारियाँ हो जाएंगी। इसमें पहले 2 बार 5 5 से काट लेंगे दोनों को, उसके बाद से भाग दे देंगे 29 से, जो भी बचेगा उसमें, तो 933 अलमारियाँ आ जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, सरल वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बनाता है। इसमें एक ही क्रिया है कि रतन पुस्तक क्या करता है, लिख रहा है। एक कर्ता और एक क्रिया हो वो सरल वाक्य कहलाता है। यहाँ पे मोहन एक ही करता है और वो क्या कर रहा है, चाय बना रहा है, तो ये एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए 2 जो उपवाक्य हैं, यानी 2 वाक्य हैं कह सकते हैं, जुड़ा हुआ है किंतु से।
यहाँ पे और जो किंतु को आप हटा दीजिए तो एक अलग वाक्य है, मोहन को घर जाना चाहिए, ये एक अलग वाक्य है। या और दूसरा है वह नहीं गया, ये एक अलग वाक्य है, ये जुड़ा हुआ है किंतु से। और दोनों का देखिए अपने आप में अर्थपूर्ण है। वह नहीं गया, इससे पता चल रहा है कि कोई है कि वो कहीं गया नहीं है। और ये है मोहन को घर जाना चाहिए, तो ये सुझाव दिया जा रहा है कि अब तुमको मोहन को घर जाना चाहिए। ये अलग अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। जब दोनों किसी संयोजक शब्द से जुड़ते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर जो दो वाक्य हो और एक दूसरे पे दूसरे वाक्य का पहले वाक्य पे डिपेंडेंसी दिख रही हो, यानी वो डिपेंडेंट हो उस पर, तो उसको कॉम्प्लेक्स वाक्य कहते हैं। यानी हिंदी में उसको कहते हैं जटिल वाक्य। यानी हिंदी में जटिल वाक्य उसको कहते हैं जब दो सेंटेंस यानी दो वाक्य एक दूसरे से एक ही सेंटेंस में आया हो यानी जुड़े हुए हों, और दूसरे वाक्य पहले वाक्य पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ये पास हो जाता जो दूसरा सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो, यानी पहले पे डिपेंडेंट है और जो पढ़ता तभी पास होता, तो इसको जटिल वाक्य कहते हैं। आगे आएगा जटिल वाक्य, देखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? अथवा एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता है, वर्ण का अर्थ बताइए। ये वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं 2021 में पूछा था, वर्ण का अर्थ बताइए 2020 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर लिखेंगे, वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के ऐसे वर्ण या अक्षर उसे कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, विकारी शब्द किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न दिया हुआ था कि अविकारी, यहाँ पे विकारी आ गया था, यानी इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर है, जिन शब्दों के प्रयोग लिंग वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों का जैसे संज्ञा में लड़का हो जाएगा, लड़का का लड़के हो सकता है, शब्द जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ के अनुसार लड़के हो जाता है, लड़कों हो जाता है। खाना का खाता है, खा रहा है, खा रहे होंगे, ये सब परिवर्तन हो जाता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है? तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है विलोम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, इकाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु को का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्थानीय मान क्या होता है? अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पे है आदि। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान का अर्थ है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है 1 2 3 2 5 6 8, अब यहाँ पे और जो 5 है तो इसका स्थानीय मान क्या है? ये जिस स्थान पे है इसका खुद का वो स्थानीय मान के अनुसार इसका मान कितना है, तो सैकड़ा पे है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इसका मान 500 है। और 2 का स्थानीय मान 2000 है। स्थानीय मान नाम से ही पता लग रहा है, स्थानीय मान यानी उसके स्थान का मान, वो किस स्थान पे है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 42, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान जो देखिए पहले पे है ना, ये इकाई पे, तो 1 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा 1 तो 6 बराबर 6 हो जाएगा। ये इकाई दहाई पे है तो 10 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 10 4 40, और ये इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो सैकड़ा 3 गुणे 100 बराबर 300 हो जाएगा स्थानीय मान। बाकी ये तो निकालने का तरीका हो गया। अगर जो आपको स्थानीय मान डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछे तो जितने स्थान पे दशमलव जो भी अंक जहाँ भी रहेगा उसके बाद दाहिने तरफ जितना अंक हो उतना जीरो बढ़ा दीजिएगा। जैसे 6 का स्थानीय मान 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो इसके आगे कोई जीरो नहीं बढ़ेगा, बस 6 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। 4 के बाद एक अंक है केवल 6 तो इसका 40 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे स्थानीय मान। और 3 के बाद 2 अंक है 4 और 6 तो 3 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इसका 300 स्थानीय मान हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 43, आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका, आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से है, जैसे 3 6 7 8 10 बढ़ते हुए
क्रम में है, यानी कोई भी संख्या दिया, कई संख्याएं दी हुई हैं, उसमें सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना चाहिए। या यहाँ पे प्रश्न भी जैसे लिखा है बस वैसा ही प्रश्न है, जैसे संख्या पूर्व संख्या तैयारी से, जो संख्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना है अगर जो आपको, तो उसके पहले तैयारी क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो बच्चों को खेल के माध्यम से संख्याओं के बारे में या विषय में बताएंगे, फिर संख्या पढ़ाएंगे, यही अर्थ हुआ इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? हंस पद यानी जो भी कुछ छिपा हुआ रहता है उसको ऐसे एक चिन्ह लगा के ऊपर लिखते हैं ना, उसी को हंस पद कहते हैं। इसका उत्तर दिया हुआ है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे ऐसे लगाते हैं चिन्ह, इसी को हंस पद कहते हैं। हंस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, तो आकाश का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएगा गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, लेखन किसे कहते हैं अथवा लेखन का अर्थ बताना है। तो ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब मन के भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी अपने मन के भाव को कागज़ पर लिख देना, या कहीं भी ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, कहीं भी डायरी में लिख देना, जहाँ भी आप लिख रहे हैं उसी को लेखन कहते हैं। तो संख्या 48 है, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए, अथवा पठन कौशल में 2 बाधक तत्व बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पढ़ने की कला का अभाव, दूसरा है पठन रुचि का अभाव, इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो एक ये कारण हो जाएगा, और तीसरा है चिंतन का अभाव, और जो सोच कम रहा है वो पढ़ता भी कम है। सोचेगा पढ़ाई के बारे में कि मुझे पढ़ना चाहिए, चाहे जो भी कुछ, तभी तो वो पढ़ेगा। उसके बाद है प्रश्न क्या, इसका चौथा पॉइंट है मन की एकाग्रता का अभाव, और 5वां है दृष्टि दोष का होना, यानी नहीं दिखाई देना भी पढ़ना का न पढ़ने का कारण है। जब दिखाई नहीं देगा तो वो पढ़ेगा कैसे? प्रश्न संख्या 49 है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। ये सब बहुविकल्पी में बहुत आया हुआ है, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 50 है, उस व्यंजन से क्या तात्पर्य है, अथवा उस व्यंजन क्या है लिखिए। तो लिखना है इनको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है, वे उस व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन, यहाँ पे था ना दूसरा प्रश्न, यहाँ पे अथवा करके उस व्यंजन क्या है लिखिए, लेकिन यहाँ पे उस व्यंजनों को नहीं दिया है। बाकी मैं बता देता हूँ, स, स और स, ह होते हैं। ये शरीफा वाला स, खटखोड़ा वाला स, सिपाही वाला स और ह, यही जो 4 होते हैं उस व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करके 0 लिख देंगे, उदाहरण हो जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, जैसे 50 गुणे 0 बराबर 0, x गुणे 0 बराबर 0, या फिर कुछ भी लिख देंगे, 100 गुणे 0 बराबर 0, ये उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को घोष और अघोष में बांटा जाता है, जिसमें घोष किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है य, र, ल, व। केवल इतना ही नहीं होता है, जो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है और च वर्ग है, ट वर्ग है, त है और प वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग होता है ना, तो क और ख को जोड़ के ग, घ, अंग। ऐसे ही सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और ह भी होता है, यहाँ ह नहीं दिया हुआ है, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष होते हैं स, स, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और स और स, ये सभी अघोष कहलाते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 53, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी, नाम से ही पता चल रहा है, समान अर्थी, यानी
समान अर्थ वाले, उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, उपवन का हुआ है बगिया, वाटिका, बाग या बगीचा, ये सब उपवन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रश्न के 54 है, अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, बाकी जो ये अर्धविराम का जो परिभाषा ठीक बताया है, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण इसका एक। यहाँ एक नीचे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो सेंटेंस है ना, जब मेरे पास रुपए होंगे और दूसरा है तब मैं आपकी सहायता करूँगा, दोनों को अलग रखने के लिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम किसे कहते हैं? ऊपर एक कामा रहता है, ऊपर एक बिंदी रहता है, उसी के ठीक नीचे एक कामा लगाते हैं, ये दोनों मिलकर इसी को अर्धविराम कहते हैं। और इसका प्रयोग दिया है यहाँ पे, उदाहरण यहाँ पे परिभाषा में दिया ही हुआ है कि दो स्वतंत्र वाक्य को अलग किया जाता है, तो यहाँ पे अलग किया गया। बाकी जो यहाँ पे जैसे दिया है उदाहरण, केवल सूर्यास्त हुआ, इसके बाद कुछ लिखना यहाँ लिखा होगा, छूट गया होगा, तो ये नीचे वाला उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ऐसा प्रश्न एक बार और आ चुका है। यहाँ पे है ने दिया हुआ है, यानी कर्तावाच्य है, कर्तवाच्य है, ये दिया हुआ है। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कर्ता पे, यानी किसने? रविंद्रनाथ ने किया था स्थापना। और यहाँ पे अब को दिखाना है, यानी ने को हटाना है, तो मैंने बताया था कि द्वारा शब्द लगा देते हैं या के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन, रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। यहाँ पे या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई या फिर स्थापना हुई, तो यही हो जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 56 है, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, इसके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, जैसे ट वर्ग तथा ड़ और ढ। जैसे देखिए, मूर्धन्य किसे कहते हैं? मूर्धन्य उसे कहते हैं जहाँ दांत जाके जबड़े में ऊपर जो ऐसे होता है ना, मुंह का ऊपरी अंदर का हिस्सा, और यहाँ से दांत स्टार्ट होता है, तो जो ये वाला भाग होता है ना, जहाँ दांत जाके मसूड़े में मिलता है, उसके ऊपर वाला भाग, उसी को मूर्धन्य कहते हैं। और मूर्धन्य वर्ण से ट वर्ग निकलता है, यानी ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, जीभ वहाँ जाके टच करता है, यहाँ पे ट वर्ग लिखा हुआ है, और ड़ और ढ होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री। प्रश्न संख्या 58 है, योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह एक डैश को कहते हैं, छोटा डैश जो होता है दो शब्दों के बीच में, तो जय पराजय है, लाभ हानि, यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा बीच में, यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 59 है, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 से 36 में दो 6 है, एक इकाई के अंक पे है, तो इकाई के अंक का जो स्थानीय मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, और दूसरा है इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो इसके आगे दो अंक है, 3 और 6, तो 600 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और दोनों का अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 600 में से 6 को घटाएंगे तो 0 में से यहाँ 10 हो जाएगा, हासिल जाएगा, तो 10 में से 6 जा 4, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 594 होगा। बाकी जो यहाँ पे अंतर ज्ञात कीजिए पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में अंतर नहीं ज्ञात किया है, केवल 6 और 600 स्थानीय मान निकाल दिया है, तो आप अंतर निकाल के 594 लिख देंगे। प्रश्न संख्या 60 है, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले? तो 4 बच्चों में जब बांटना है तो 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए भाग दे दिया है, 4 बच्चे में 48 सेब है, तो एक बच्चे में मतलब एक बच्चे को मिलेगा सेब बराबर 48/4, तो 4 से कट जाएगा, 4 का में 4 और 4 दूना 8, यानी 12 सेब मिलेगा एक बच्चे को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का क्या अर्थ होता है? बढ़ते क्रम। तो इसको बढ़ते क्रम में इसमें सबसे छोटा कौन सा है? देखिए 6, 3, 8, 5, 9, 7 में सबसे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा उससे बड़ा 5 है, फिर 6 दिया हुआ है, ये फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ऐसे ही लिख देंगे क्रम से 3, 5, 6, 7, 8, 9,
यही हो जाएगा आरोही क्रम। प्रश्न संख्या 62 है, स्वर किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे इसका, वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तक होते हैं, यानी 11 स्वर होते हैं। बाकी जो अंग अह जो होते हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं, जिसमें ये विसर्ग अनुस्वार कहलाता है, ये विसर्ग कहलाता है। ये दोनों जुड़े हुए थे, इसको अयोगवाह कहते हैं, स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी 11 ही स्वर होते हैं। तो स्वर पूछा था, इसमें उदाहरण 1-2 आप लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं, 42 नहीं 41 होते हैं सॉरी, और 11 होते हैं स्वर, दोनों मिलकर 52 होते हैं। यानी 52 कुछ वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 41 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। अब इन व्यंजन वर्णों को लिखना है तो व्यंजन वर्ण ऐसे लिखेंगे आप, क वर्ग। सबसे पहले 5 वर्गों को लिख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आता है क ख ग घ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में त थ ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इतना आप लिख लिया। उसके बाद अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। उसमें जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, स स स श और ह। और द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ और ढ, यानी दोनों के नीचे बिंदी होता है। यहाँ पे 52 जो व्यंजन होते हैं ये तो कुल व्यंजनों की संख्या है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं ना वो 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं, और उन्हीं व्यंजनों में से कुछ को मिलाकर कुछ व्यंजन बनते हैं। जैसे संयुक्ताक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वो इन्हीं 33 में से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है, ड, ढ़ और ढ, ये भी तो ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ पे ढ, ड, ड़ भी, डलिया वाला ड भी आया है, ढक्कन वाला ढ भी आया है, दोनों के नीचे बिंदी लग गया है। तो ये भी इसी से बना है, तो ये नहीं होता है। बाकी जो 33 ही व्यंजन होते हैं, यहाँ पे देखिए 33 संख्या कंप्लीट हो जा रही है। ये 5 वर्ग है, 5 × 5 = 25, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड है, तो 5 × 25 हो जा रहा है। ये 5 × 5 और 25, और 4 ये 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे 25 में, तो 8 × 5 = 13 के 3 हासिल के 3। इन 33 ये मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजनों का नाम दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ मना किया गया हो, उसमें नकारात्मक भाव निकले, तो उसी को निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे लग रहा है कि नकारात्मक वाक्य है ना, कि नहीं, मना किया जा रहा है, नहीं जानते, इसी को निषेधात्मक, सिंपल है, निगेटिव सेंटेंस होता है, उसी को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में कुछ भी आप लिख सकते हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, या फिर मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, ये सभी निषेधात्मक वाक्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 65 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका पहला जो मुख्य स्रोत है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव द्वारा, और दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। यह अति लघुत्तरी का प्रश्न है, तो आप 2-3 लाइन या 2 या 3 कुछ भी पॉइंट में पूछता है तो 2-3 आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ध्वनि यानी एक जैसे बोले जाने वाले शब्द एक पास से रहते हैं, जैसे क वर्ग होते हैं ना, सब एक जैसे बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान एक होता है। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि है, मतलब ऐसे इनको विभाजित किया जाता है, क, ख, ग, अंग को एक पास, च, छ, ज, झ, ञ को एक पास, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य होता है, च वर्ग का, क का कंठ होता है। तो यही है ध्वनि साम्य। प्रश्न संख्या 67 है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो इसी को अभी समानार्थी ऊपर आया हुआ था, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो सेम परिभाषा यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि समानार्थी पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद दिए गए? तो भाग दे देंगे, जहाँ भी बांटने की बात आएगी वहाँ भाग देंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये पूछा हुआ था कि बांटना कौन सा गणित में किसका प्रयोग किया जाता है बांटने के, तो भाग का। तो इसका हल लिखेंगे, अमरूदों की संख्या 15 है, प्रति बच्चा को मिले अमरूद बराबर 3 है,
तो बच्चों की संख्या जब हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बच्चों की संख्या बराबर 15/3, तो 3×5 = 15, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच्चे हो जाएंगे, यानी 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुए। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, अतः 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 69 है, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण निम्न है, यानी जो भी विराम चिन्ह संबंधी बच्चा जो त्रुटि कर रहा है तो किन कारणों से कर रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है अशिक्षा, यानी वो कम पढ़ा है, इन विराम चिन्हों के बारे में उसको जानकारी नहीं है। फिर अज्ञानता, वही चीज़ है, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, सेम चीज़ है। फिर लापरवाही है, लापरवाही से भी ज़्यादा ध्यान से न लिखना पढ़ना। उसके बाद उच्चारण दोष है कि कई बार बोल भी नहीं पाते हैं, ज्ञान होता है, पता होता है कि क्या चीज़ है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं बच्चे, तो ये भी एक दोष है, यह कारण है। इसके बाद है, ये कारण है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो तुलना करना है तो ये ऐसे ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि देखिए कितने अंक में, 5 में अंक में है, 1 2 3 4 5, और ये है 4 अंक में, 1 2 3 4, यानी ये जो पहला वाला जो दिया हुआ है संख्या, ये दूसरे से बड़ा है, तो आप डायरेक्ट चिन्ह लगा लीजिए ऐसे बड़े का, या फिर इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, तो ऐसे चिन्ह लगा दीजिए छोटे का। तो तुलना करना है, या फिर घटा के लिख दीजिए कि इसमें से इतना घटा दीजिए, लिख दीजिए कि जो पहला संख्या दूसरे से जो भी घटाने पे आया इतना अधिक है, तो तुलना हो जाएगा। आप कोई ज़रूरी नहीं है जो ये लिखा है सेम वही आप लिखेंगे, आप घटा के भी लिख सकते हैं। तो इसमें हल दिया है, पहली संख्या बराबर 32,541 में अंकों की संख्या 5 है, दूसरी संख्या 6,170 में अंकों की संख्या 4 है, और यहाँ पे एक संख्या लिखा, दूसरी संख्या लिखा, बड़े की तरफ बड़ा का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे इसको और जो इधर लिखा है इसको इधर लिखा है तो छोटे का चिन्ह लगा लिया। बाकी आप घटा के भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, कि कैसे भी आपको तुलना करना है। प्रश्न संख्या 71 है, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। इसका उत्तर है, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिनमें 14 स्वर तथा, यहाँ पे 14 स्वर नहीं है, यहाँ पे 11 आप लिखेंगे संशोधित करके, 14 स्वर तथा 38 व्यंजन। 38 व्यंजन नहीं, कुल व्यंजनों की संख्या 41 ही होती है, तो 41 व्यंजन है। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रुटि लग रहा है मुझे, 2 के समूह में नहीं, 3 के समूह में करके लिखा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ था, देखिए बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए, यानी अंकों को लिखना था, अंकों को बताना था उसमें क्या अंतर होता है, और ये पूरा लैंग्वेज में इसका अंतर बताया हुआ है। तो ये न लिख के आप लिखेंगे, देखिए देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, कोई भी अंक है जैसे 5 9 3 7 5 2 1 है, इसको देवनागरी में और मैं अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ के और लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं। 2 1 है ना, तो ऊपर वाले को देवनागरी में पहले देखते हैं, तो 3 स्थान पे पहले दशमलव लगता है, कॉमा लगता है, फिर 2 स्थान पे इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,93,521। और अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ेंगे तो हमेशा उसको 3 के बाद, और यहाँ पे 1 होता तो 3 के स्थान पे फिर से लग जाता, 3 स्थान पर कॉमा लगता है। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,593,521, यानी इसको 593,000 पढ़ेंगे, ना कि 5,93,000 पढ़ेंगे। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये होता है देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी में अंकों को ऐसे पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे, यानी 3 स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय में कॉमा लगता है और देवनागरी में पहले 3 फिर 2 पे, तो ये होता है अंतर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 72, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 73 है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा, पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्व बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। उत्तर,
जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे इसके लिए चंद्रबिंदु लगाते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। यानी किसी भी, जैसे उंगली है, आंचल है, आंगन है तो या आंधी है, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। प्रश्न संख्या 75 है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। घ क वर्ग में आता है, क ख ग घ अंग चौथा वर्ण है, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77, यौगिक शब्द क्या तात्पर्य, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण, देव मंदिर, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। यानी मैंने बताया ना, 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं, बड़ा शब्द होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78, विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे क्या हो गया, तो यहाँ पे आश्चर्य का बोध हुआ, या फिर विस्मय का जहाँ बोध होता है वही चीज़ है विस्मयादिबोधक चिन्ह का। आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे अरे के बाद आश्चर्य दिखाया गया है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह में खड़ी पैर लगाते हैं, नीचे बिंदी लगाते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे तथा मोहन ने राम से, यानी मोहन ने भी पेन खरीदे लेकिन राम से, राम कौन है? राम 16 पेन खरीदे। यहाँ पे देखिए, मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, तो बताइए मोहन ने कितने पेन खरीदे? यानी मोहन द्वारा खरीदे गए पेनों की संख्या बताना है। अब मोहन कितना खरीद रहा है पेन, तो राम से 10 ज़्यादा खरीद रहा है, और राम 16 खरीद रहा है, तो 16 में 10 जोड़ देंगे तो मोहन के द्वारा खरीदे गए पेनों की संख्या निकल आ जाएगी। तो इसका उदाहरण हल दिया हुआ है, राम ने पेन खरीदे 16, श्याम ने पेन खरीदे 12, मोहन ने पेन खरीदे राम से 10 अधिक, तो राम द्वारा खरीदे 16 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 26, यानी मोहन ने 26 पेन खरीदे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकीय मान बताइए। तो इतना में 5 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो और अंकीय मान, तो 5 कितने स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद से दो अंक दिए हुए हैं, 4 और 7, तो 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान बराबर 500। अब 5 का अंकीय मान किसी भी स्थान पे हो, सैकड़े के स्थान पे हो, इकाई के स्थान पे हो, लाख के स्थान पे हो, 10,000 के स्थान पे हो, लेकिन उसका अंकीय मान सेम रहता है। जितना जो अंक रहता है वही अंकीय मान होता है। तो 5 है तो हमेशा इसका अंकीय मान 5 ही रहेगा, तो अंकीय मान 5 हो गया। अब पूछा क्या है? स्थानीय मान एवं अंकित मान, तो निकल गया, स्थानीय मान 500, अंकित मान 5। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81, गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो लंबोदर, गजानन, एकदंत, यह हो जाएगा गणेश के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 82 है, कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं इधर शब्द, दूसरी तरफ विलोम। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का अपकर्ष। प्रश्न संख्या 83 है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण आ चुका है लेकिन इसके प्रकार नहीं पूछा हुआ था, तो इसका उत्तर लिखेंगे वर्ण से आशय। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण ध्वनियाँ हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है, अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करता है, और वर्ण या अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले से बढ़िया आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है, यहाँ पे इसका आंसर अच्छा है पहले से। और वर्ण के प्रकार पूछा था ना, तो वर्ण के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों में भी उसके कई प्रकार होते हैं, स्वरों में कई प्रकार होते हैं। स्वरों में ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और व्यंजन में होते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता है, और उस व्यंजन होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं, और अयोगवाह होते हैं, और इस तरह के कई व्यंजन। यहाँ पे मुख्य रूप से आप वर्णों को पूछ रहा है ना, तो वर्ण के व्यंजन जब प्रकार पूछ रहा है तब तो ही बताएंगे स्वर और व्यंजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका प्रकार नहीं बताया हुआ है, प्रकार बताया है, नीचे बताया है। मैं तो देखिए पेज नीचे दिया हुआ है इसका, वर्ण के प्रकार। वर्ण प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये स्वर होते हैं, इसको लिखना चाहिए यहाँ पे स्वर और व्यंजन। स्वर में लिखना चाहिए ये देना चाहिए, और व्यंजन में ये होता है। क और
चौवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण, ये सभी व्यंजन हो जाएंगे। ये व्यंजन के प्रकार हैं। तो यहाँ पे यहाँ भी तरीका से नहीं लिखा है, बताया तो है नहीं कि प्रकार कितने होते हैं। तो आप लिखेंगे स्वर, स्वर में ये लिख सकते हैं, और व्यंजन। लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस आप लिखिएगा स्वर और व्यंजन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 84, सम संख्या से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। जो संख्या 2 से कट जाती है या विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। प्रश्न संख्या 85 है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे नेक धन चलन बराबर नेक चलन, वर्ष धन गाठ बराबर वर्ष गाठ, रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, विलोम शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार। ये दोनों, काला का उल्टा होता है, विपरीत अर्थ मिलता है, गोरा प्रकाश का अंधकार। प्रश्न संख्या 87 है, शून्य को किसी संख्या में भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो उत्तर, जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। और अपरिभाषित है क्यों, इसको आप समझते हैं कि शून्य का अर्थ होता क्या है, कुछ नहीं। अगर जो 10 को शून्य से भाग दे रहे हैं, और भाग का अर्थ होता है बांटना, कि जितना से आप भाग दे रहे हैं उतने बराबर भागों में ऊपर वाली संख्या को आप बांट रहे हैं। और शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। अब आप 10 को शून्य से भाग दे रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि 10 को आप 0 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 0 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, कि जब 0 मतलब कुछ होता ही नहीं है तो 0 बराबर भागों में बांटेंगे कैसे, इसलिए ये अपरिभाषित है। यानी इसको 0 से भाग देने का कोई अर्थ ही नहीं है। भाग ही मत दीजिए, आप 10 को 10 रहने दीजिए। 0 का अर्थ कुछ नहीं होता है, उससे आप भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए ये अपरिभाषित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88, वास्तविक मान किसे कहते हैं। उत्तर, किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान 200 है। देखिए, वास्तविक मान वही है, यानी अंकित मान उसी को कहते हैं। जैसे 2 का हमेशा मान 2 ही रहेगा, और जो 4 लिखा जा रहा है तो कहीं भी 4 जाएगा, इसका मान 4 ही होगा। 5 लिखा जा रहा है तो इसका मान 5 ही होता है, इसी को वास्तविक मान कहते हैं। और अब स्थानीय मान में वही अंतर दिखाने के लिए स्थानीय मान यहाँ बताया हुआ है कि 2 का जो वास्तविक मान है 2 है और स्थानीय मान 200 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। ऐसा प्रश्न एक बार और आया हुआ था, आप या तो घटा के लिख दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए कि इसमें कितने अंक हैं और कौन किससे बड़ा है। तो पहली संख्या बराबर 41,325 में अंकों की संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7,061 में अंकों की संख्या 4 है, और ये 41,365 और ये दोनों लिख के बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, इधर बड़ा है तो फिर अगर जो आप इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तब छोटा का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये छोटा है इससे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 90, 12 पेंसिल है, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई, कितने बच्चों को पेंसिल मिली। यानी प्रत्येक बच्चे को 2 पेंसिल दिया जा रहा है, बच्चों की संख्या निकालना है, 2 से भाग दे दिए, 2 छक्के 12, 6 पेंसिल, 6 बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है माना बच्चे बराबर x है, कुल पेंसिल बराबर 12 है, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई। तो यानी प्रत्येक बच्चे को, तो बच्चे है ना, x माना गया है तो x में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। x का मान निकालने के लिए 12 में 2 से भाग दिया गया, 6 बच्चों को पेंसिल मिली। अगर जो आपको x से लिखने में दिक्कत हो रहा है और जो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो ठीक है, और जो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा लिखिएगा पेंसिलों की संख्या बराबर 12 और प्रत्येक बच्चे को दिया जाने वाला पेंसिल बराबर 2, और अब तब लिखिएगा नीचे पेंसिलों की संख्या बराबर 12/2, 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा 6 बच्चे, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 91, स्वस्वर पठन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, स्वर सहित वाचन को स्वस्वर वाचन कहते हैं या स्वस्वर पठन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर स्वस्वर पढ़ना स्वस्वर पठन है। स्वस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, तथा जो छात्र
छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। यानी शिक्षक जो भी वाचन करता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। माना जाता है कि जो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए उसको आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन उसे कहते हैं जब बच्चा उसी को सुनकर दोहराता है, बच्चे की कही गई बातों को या वाचन को या पठन को, तो उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं, क्योंकि वो अनुकरण करता है। प्रश्न संख्या 92 है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। आरोह अवरोह यानी ये कहीं बल दे के पढ़ा जाता है, कहीं धीरा पढ़ा जाता है, कहीं सामान्य पढ़ा जाता है, उसी को आरोह अवरोह कहते हैं। इसमें कठिनाई से उत्पन्न होने के दो कारण बताना है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है शीघ्रता से पढ़ना, दूसरा है भाव को समझकर न पढ़ा। यानी बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, समय कम है, तो वहाँ पे आरोह अवरोह का पता नहीं चलता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और बिना समझे भी पढ़ रहे हैं तब भी उसमें आरोह अवरोह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, दिमाग कुछ और सोच रहा है, बस पढ़ रहे हैं, तो भी एक आरोह अवरोह नहीं होगा। ये दो कारण हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए। उत्तर, पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण स्थान करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा है, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा, और जहाँ रुकने की जरूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए, और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 94 है, इसके बाद असुंदर यानी खराब लेखन के दो कारण बताइए। उत्तर, असुंदर लेखन के कारण इस प्रकार हैं। पहला है, कलम पकड़ने का ढंग ठीक न होना। दूसरा, लिखने की कापी तथा आँखों की दूरी उचित न होना। बहुत बच्चे होते हैं बिल्कुल आँख अपना कापी में सटा के लिखते हैं, तो ये भी एक खराब हैंडराइटिंग का कारण हो सकता है। और कलम पकड़ने का, कलम केवल जो ये तर्जनी, मध्यमा और ये अंगूठे के बीच में रहनी चाहिए, ये सही तरीका होता है। कलम पकड़ने का तरीका भी हो सकता है असुंदर लेखन का। और तीसरा है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो। और चौथा है, लिखते समय बालक के बैठने का उचित ढंग न हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 95, पठन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, पठन दो प्रकार का होता है, स्वस्वर पठन और मौन पठन। मौन पठन के अन्य नाम दिए हुए हैं। इसको मुद्रा भाव पठन भी कहते हैं, दृश्य पठन भी कहते हैं, क्योंकि केवल देखकर पढ़ते हैं, बोलते नहीं हैं। अभिनय पठन भी कहते हैं, चित्र पठन भी कहते हैं। तो ये सब मौन पठन के नाम है। बाकी जो पठन दो ही प्रकार का होता है, मौन पठन और स्वस्वर पठन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 96, शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम आदि। यानी निश्चित अर्थ, कोई एक निश्चित अर्थ हो और वर्णों का मेल हो जिसमें उसको शब्द कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 97, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, त वर त थ द ध न और प वर प फ ब भ म। तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं होगा। अंतस्थ वर्ण जो होता है, य र ल व को कहते हैं। य र ल और व, यही चार आप लिखेंगे। बाकी जो है, त वर्ग दिया है, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, न कि अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ य र ल व होता है। यहाँ आंसर ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन लॉक का है, जॉन लॉक का है। प्रश्न संख्या 99 है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर, भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 100, गंगा के चार पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा के चार पर्यायवाची शब्द देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 101 है, तुकांत शब्द क्या है अथवा तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2021 और 22 लगातार पूछा हुआ है। तो तुकांत नाम से ही है, तुकांत, जिसके अंत में तुक हो, यानी एक जैसे पढ़े जाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहन सहन,
मिलना जुलना। अंतिम वर्ण यहाँ पे देखिए हन जो है, हन यहाँ पे भी है, हन यहाँ पे भी है, यहाँ पे लना, यहाँ पे भी लना। एक जैसे पढ़े भी जा रहे हैं, एक जैसे लिखे भी जा रहे हैं लास्ट वाले वर्ड, तो इसी को तुकांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में ही। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब आरोही क्रम कहते हैं। यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है भिन्न है, किसी भी संख्या को भिन्न को तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम, घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 103, गुणक किसे कहते हैं। उत्तर, गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। गुणक जिससे गुणा किया जाता है, जैसे 10 में 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 दहा में 50 हो जाएगा ना, इसका गुणनफल। तो गुणक यही 5 कहलाएगा। 10 में 5 से गुणा किया गया है, यानी 10 के मान को कौन बढ़ाया, 5 ने बढ़ाया। यही लिखा हुआ है कि उसके आधार मूल्य को बढ़ाता है, गुणक कहलाता है। इसका आधार मूल्य 10 है, इसको बढ़ा करके 50 कर दिया, तो किया कौन, 5 किया, इसको गुणक कहते हैं। और 10 को गुणे कहेंगे, गुणे जिसमें गुणा किया जाए, और जो नीचे आता है इसका फल गुणा करने पर उसको गुणनफल कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 104, द्विज शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, द्विज शब्द का अर्थ एक से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द होता है, उसी को द्विज कहते हैं। प्रश्न संख्या 105 है, लिपि किसे कहते हैं। उत्तर, किसी भी भाषा की लिखावट का लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रश्न संख्या 106 है, सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ 1 हो, यहाँ पे 1 रहेगा ब्रैकेट में, 1 हो, या फिर ऐसे भी अंक में लिख सकते हैं आप 1 अर्थात वे 1 हो, वे संख्याएं सअभाज्य कहलाती हैं। छूट गया है, 1 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 2 और 3 में उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, यानी 2 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 भी 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 1 से विभाजित हो जाएगा इन दोनों संख्या में, और 4 भी 1 से विभाजित हो जाएगा। केवल 1 हो उभयनिष्ठ, यानी दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दोनों में किसी एक ही संख्या से भाग जाएगा 1 से, तो उसी को सअभाज्य कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसमें खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 1 से भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा, और ऐसे ही 5 है, 1 से भाग जाएगा इसमें और 5 से जाएगा। 13 है, 13 में 1 से भाग जाएगा और 13 से भाग जाएगा। लेकिन जो सअभाज्य होंगी ना, उसमें एक सम संख्या भी जुड़ सकता है। देखिए ये 4 है, 4 को अलग रूप में आप देखेंगे तो 1 से भी भाग चला जाएगा इसमें, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 5 के साथ मिलके सअभाज्य संख्या बन गया है, इसका नाम ही सअभाज्य संख्या। यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या है, यानी किसी के साथ मिलकर दोनों संख्याएं जो होंगी अभाज्य बन जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे 2 3 है, तो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या 1 के सिवाय नहीं है। 3 4 में 1 के सिवाय कोई नहीं है, 4 5 में 1 के सिवाय कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, यानी दोनों में समान संख्या से दोनों में किसी से भाग नहीं जाएगा 1 के सिवाय, तो इसीलिए ये दोनों सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप में वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी। यानी 40 पुस्तकें हैं, 6 विद्यार्थियों में बांटनी है, तो बराबर बराबर बांटेंगे और कितनी शेष बच जाएंगी, तो भाग दे दीजिए सिंपली। यहाँ पे लिखा हुआ है, हल दिया है, मूल्य बराबर x माना और कुल पुस्तकें 40 हैं, तो प्रत्येक छात्र को 6 पुस्तकें देनी है, और दिखा नहीं है कि कैसे होगा। और तो x गुणे 6 बराबर 40, x बराबर इतना, 4 शेष बचेंगे, ऐसा नहीं है। आप इससे बढ़िया है कि आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 40 को आप 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 के 36 हो जाएगा, 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 6 जा 4, और यहाँ पे 3 में से 3 जा 0, यानी 4 पुस्तकें जो शेष बच गया ना, वही पुस्तकें शेष बचेंगी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 पुस्तकें देनी होंगी, ये तो ठीक लिखा है। बाकी जो ये मल्टीप्लाई किया है x × 6 = 40 और x की वैल्यू निकाला है, तो 6 से भाग देने पर 6 के 36 होगा ना यहाँ पे, और ये डायरेक्ट शेष को लिख दिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कि एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि भाग ही गलत दिया है, तो वो नंबर काट सकता है। आप सीधा भाग देंगे, जो शेष बचेगा उतनी पुस्तकें शेष बचेंगी। इसके बाद है
प्रश्न संख्या 108, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? उत्तर, अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न यानी p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है। इसका कहने का अर्थ है अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर आप मान बदल सकते हैं, m/n के रूप में लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक अंश हो एक भर हो। अपरिमेय संख्या में ये कंपलसरी है, एक अंश और एक हर रहना, और दोनों संख्या पूर्णांक रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला q बराबर 0 हो, यानी नीचे वाला मान 0 हो, तो वही अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, उसको अपरिभाषित कहते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो वो अपरिभाषित है। यानी दोनों पूर्णांक हो, जैसे p बराबर 2 होना चाहिए और q बराबर मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, ऐसे 9 है तो 2/9, इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109, काव्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है, उसी को काव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो यहाँ पे दिया है पहला इकाई के अंतर सैकड़ा, यानी वे उल्टा दे दिया है। ये देखिए 6 है ना, इकाई है, ये होगा और इसका ये होगा। तो इसका जो आप हल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 6 गुणे, यानी इकाई के स्थान पे है 6 बराबर 6, पहले का स्थानीय मान, दूसरे का 6 गुणे इकाई दाएं सैकड़े पे है तो 100 से गुणा करके 600 लिख देंगे। तो पहले 6 का 6 स्थानीय मान, दूसरे का 600। इसके बाद है प्रश्न संख्या 111, गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताइए। उत्तर, संख्याओं का ज्ञान कराना, दूसरा है तर्क करने की क्षमता बढ़ती है गणित शिक्षण से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 112, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो अनुस्वार हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा और विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग लिखा है यहाँ पे, विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग। और अनुस्वार में क्या आता है? बिंदी आता है, ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु ऐसे इसी के ऊपर लगाते हैं। और विसर्ग जो होता है 2 बिंदी लास्ट में, जैसे अतः लिखते हैं तो त के बाद जो 2 बिंदी, इसी को विसर्ग कहते हैं। तो ये 3 प्रकार हो जाएंगे अयोगवाह के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर दिया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, यानी जो जीभ जो होती है मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है, उच्चारण स्थानों को टच करती है, तो उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श करती है तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? 25 होते हैं। 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी में जो 5 जो वर्ड होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 5 × 5 = 25 होते हैं। प्रश्न संख्या 114 है, हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। उत्तर, हलंत से आशय, आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। यानी आप जानते हैं जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। जब उनमें से स्वर को निकालना हो तो उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। इसका अर्थ होता है कि उसको जल्दी से पढ़ा जाता है और उसमें स्वर नहीं रहता है। तो जैसे कि क है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो पहले इसको क को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क, जब इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो जो इसमें अ की मात्रा है ये वाली, ये निकल जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि इसमें ये नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे क, जल्दी से पढ़ेंगे क, और इसे ख के नीचे लगाएंगे तो ख, ग के नीचे ग, जल्दी से पढ़ेंगे। और जो हलंत नहीं है तो क, ख, ग ऐसे पढ़ेंगे। यही अर्थ है इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, ए से लेके जेड तक ये इनके 26 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है? नाम लिखिए। तो च वर्ग की, यहाँ वर्ग दिया है तो च वर्ग में 5 होती हैं, च, छ, ज, झ, यहाँ तो 5 होती हैं, इनका नाम लिख देंगे। प्रश्न संख्या 117 है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। उत्तर, गुणा में निम्न संक्रियाएं होती हैं, गुणनफल, गुणक और गुणज और गुणक। तो यहाँ पे बताया ना हमने, जैसे कि 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब 10 जो होता है यह गुणज कहलाता है, या इसको गुण भी कहते हैं। ये इसका नाम है गुण या गुणज।
ड़ ज, ये ड़ है गुड़ज, और ये है गुड़क है, गुड़क, और ये है गुणनफल। तो यही है, यानी जिससे गुणा किया जाता है गुणा कहलाता है, जिसमें गुणा किया जाता है उसको गुणज या गुणे कहते हैं, और जो गुणनफल आता है, जो हल दोनों को गुणा करके जो मान आता है उसको गुणनफल कहते हैं। प्रश्न संख्या 118 है, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 इकाई के स्थान पे 5 हो जाएगा। इस 4 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे 40, और 3 के बाद 2 अंक है 4 और 5 तो 3 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे 300। इसके बाद है प्रश्न संख्या 119, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, विधानवाचक वाक्य, इसमें लिखेंगे जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण में पहला है वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना यहाँ पे पता चल रहा है। दूसरा है लता नाचती है, यहाँ पे भी काम का होने का पता लग रहा है। तो विधानवाचक वाक्य इसे ही कहते हैं कि जिससे क्रिया के होने का सामान्य ज्ञान हो, यानी कुछ भी उसमें किया जा रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है, इसमें पूछा है निषेधवाचक भी पूछा हुआ था ना, इसमें अंतर, तो इसमें हेडिंग लिखेंगे निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, इसी में केवल नहीं लगा दीजिए। लता नाचती नहीं है, यानी मना करने का, यानी निगेटिव वर्ड को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है। उत्तर, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हेडिंग लिख के इसमें लिखना है। पहला है स्पष्टता, दूसरा है सार्थकता, तीसरा है शुद्धता और चौथा है तरंगता। यानी ध्वनि हो स्पष्ट होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इसमें आप केवल यही लिख सकते हैं, स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये लघु त्रिम पूछेगा तब इसके बारे में बताइएगा आप डिटेल में। तो इसमें दिया है स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाले सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। दूसरा है सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होनी चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। तीसरा है शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। और चौथा है तरंगता, ध्वनि में आरोहावरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्या लिया है, लिखा तो सही चीज़ है लेकिन यहाँ पे नहीं जोड़ दिया है। ध्वनि में, इसको मैं, ध्वनि में आरोहावरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए लिखना चाहिए। यहाँ पे नहीं, आरोहावरोह का देखिए एक ही में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि आरोह और अवरोह। अभी हमने पढ़ा है ना कि आरोही और अवरोही क्रम किसी, और ये रोह होगा। तो यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम किसे कहते हैं, जो आरोही का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम, इसका अर्थ होता है घटते क्रम। इसका अर्थ है कि जो बोलते हैं उसमें उतराव चढ़ाव होना चाहिए, तभी तो एक समान नहीं बोलना चाहिए, वाचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। वही चीज़ लिखा है आगे। अब शुरू में निगेटिव वर्ड लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, होना चाहिए। ध्वनि में आरोहा अवरोह बिल्कुल होना चाहिए, एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है, तभी तो इसका अर्थ यही हुआ जो लिखा हुआ है। यहाँ पे नहीं गलती से लिख दिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 121, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ लिखिए। तो व्यंजन की 3 श्रेणियाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग तक 25 वर्ड, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, और उष्म व्यंजन में स स और ह होते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो अयोगवाह के 3 प्रकार, ये प्रश्न रिपीट हो गया, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। इसमें एक बिंदी लगता है, इसमें चंद्र बिंदु होता है, और विसर्ग में 2 बिंदी लास्ट में लगता है। प्रश्न संख्या 123 है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो यानी ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों, यानी ह्रस्व स्वर को लिखना है। तो अ, ई, उ, री जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 124 है, बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो बलाघात किसे कहते हैं, यानी आरोह अवरोह को ही, जो आरोह अवरोह दिया था ना, इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने, उसी को बलाघात कहते हैं। कहीं भी जोर दे के पढ़ा जाता है, कहीं पे कम जोर दे के पढ़ा जाता है, कहीं तेज पढ़ा जाता है, कहीं धीरे पढ़ा जाता है, कहीं सामान्य पढ़ा है, उसी को बलाघात कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। यानी वहीं कहीं जोर दे के पढ़ा जाता है, कहीं जहाँ जैसे आवश्यकता हो वहाँ पे वैसे पढ़ा जाता है, तो उसी को बलाघात कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125। जीवा के आधार पर किन्हीं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो जीवा के आधार पर जो ध्वनियों का प्रकार हो जाएगा, सम्मिलित, अर्धसम्मिलित, अर्धविवरित और विवरित। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विवरित में आते हैं इ, उ, अर्धविवरित में ए, ऐ, औ, अ, विवरित में आ और अर्धसम्मिलित में ए, ओ। आप इसको ऐसे इसको क्रम से भी लिख सकते हैं। सम्मिलित के बाद अर्धसम्मिलित, फिर विवरित लिखिएगा, फिर अर्धविवरित लिखिएगा, और जिसके नीचे जो है लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 126। री स्वर का उच्चार स्थान क्या है? तो री वर्ण का उच्चार स्थान कठोर तालु, इसी को मूर्धा या कठोर तालु कहते हैं। कठोर तालु किसे कहते हैं? जैसे अंदर का भाग होता है मुंह का, ये ना, ये तालु कहलाता है ऊपर का। जो ये दांत जहाँ जाके जुड़ा रहता है जिस मसूड़े में, ऊपर तालु में, यहाँ पे, तो इसी को कठोर तालु या मूर्धा कहते हैं। यहाँ पे कठोर तालु क्यों कहते हैं? ये कठोर होता है, यहाँ पे इसको दबा सकते हैं आप। जब तालु दबाएंगे ना, ये उतना कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। तो उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, कठोर तालु को मूर्धा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 127। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो उत्तर, उचित आसन व मुद्रा होना चाहिए पाठ्य वस्तु पढ़ते हुए, और एकाग्रता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अर्थबोध होना चाहिए, अर्थ समझ कर पढ़ना चाहिए, और 5वां दिया है शांत वातावरण भी होना चाहिए पढ़ने के लिए, मौन वाचन करने के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128। वाचन दोषों को दूर करने के लिए विधियां बताइए। उत्तर, तो आवृत्ति कई बार पढ़ करके, पुनरावृत्ति उसको दोहरा करके, स्थान परिवर्तन करके, स्पष्टता के साथ पढ़ करके, धीरे पढ़िए, थोड़ा स्पष्टता के साथ पढ़िए, फिर निवारण करके, यानी जो भी परेशानियां हैं उस पर काम कीजिए कि क्यों परेशानियां हो रही हैं, तो वो निवारण करके उसको दूर किया जा सकता है। ये दूर करने की सभी विधियाँ हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 129। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, तो जो दिन भर है ना, यही क्रिया विशेषण है। लिखता है, यहाँ पे इसी की विशेषता बता रहा है, वो कब लिखता है, तो दिन भर लिखता है, सारा दिन लिखता ही रहता है, तो वही है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में है राजन राधा से तेज दौड़ता है। दौड़ता है यहाँ पे क्रिया है, और इसका विशेषता बता रहा है, दौड़ना जो कार्य हो रहा है कैसा हो रहा है, धीमा हो रहा है, तेज हो रहा है कि सामान्य हो रहा है, तो तेज हो रहा है, तो यही जो तेज है क्रिया विशेषण है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 130। वचन किसे कहते हैं? उत्तर, हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, वचन के प्रकार बताइए। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें एक किसी वस्तु का एक होने का बोध होता है, एक वचन कहलाता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे है दिया है, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। इसको पढ़ने से एक लड़का का पता लग रहा है, औरत एक है, मोर भी लग रहा है कि एक ही है। और यहाँ पे बहुवचन देखिए, यहाँ पे लिख दिया हुआ है, शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत ही वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, महिलाएं। घोड़े कहने से पता लग रहा है कि कई घोड़े हैं, महिलाएं कहने से कई महिलाएं हैं, बहुत सारी, तो ये बहुवचन कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132। सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। यानी ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन होता ही नहीं है। तो ऐसे शब्द है आकाश, वर्षा,
जैसे बहुत वर्षा हो रही है, तो ऐसा नहीं लिखते हैं कि बहुत वर्षों हो रहे हैं या बहुत वर्षे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत वर्षा हमेशा एक वचन में, बहुवचन में हमेशा वर्षा ही रहेगा। और सत्य है, झूठ, पानी, सहायता, ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाने वाले शब्द हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 133, ध्वनि किसे कहते हैं? तो उत्तर, भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 134 है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी की लिपि का देवनागरी लिपि नाम है, यानी देवनागरी। प्रश्न संख्या 135 है, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। जैसे ये क है, ख है, ऐसा तो लग रहा है कि ये व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। क में सब में अ जुड़ा हुआ है। इसी को, और जो स्वर रहित बनाना होता है तो हलंत दे देते हैं। ऊपर हमने इसको पढ़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 136, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो क और स से मिलकर छ बनता है। प्रश्न संख्या 137 है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों से के योग से बनता है? तो जो त होता है, त और र से मिलकर बनता है। त के नीचे हलंत है, पूरा र रहेगा। यहाँ पे हलंत यहाँ इसके नीचे भी दिया हुआ है, मिलके त्र बनता है। अगर जो इसके नीचे हलंत दिया है तो आपको त्र के नीचे भी हलंत देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन के नीचे अगर जो हलंत देने का अर्थ है कि उसमें जो जो स्वर है वो स्वर रहित है, यानी स्वर नहीं है उसमें। जैसे त्र में अ है ना, ये अ की मात्रा जो ये होता है ये जुड़ा हुआ है, और जब ये इसमें हलंत दे देंगे इसका अर्थ है कि अ नहीं है। या तो इसके नीचे आप हलंत देंगे, या नहीं तो इसको र को पूरा कर देंगे। सबसे अच्छा है कि पूरा तरह पूछा हुआ है तो ये नीचे आप हलंत हटा दीजिएगा, त और र मिलके त्र बनता है। प्रश्न संख्या 138 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के योग से बनता है? तो यहाँ पे हलंत दिया ही नहीं है, ज के नीचे हलंत रहेगा, ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है। यहाँ पे लग रहा है कि दूसरे वाले पे भी हलंत है, मैं हटा देता हूँ। ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है, ये होता है शुद्ध रूप इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 139, ये ऊपर बिंदी दिया हुआ है, किसका चिन्ह है? यानी केवल ब्रैकेट में ऐसे ऊपर बिंदी दे दिया है, तो इसका अर्थ है ना कि ये जो सिरोरेख रेखा होता है इसके ऊपर बिंदी, इसका अर्थ यही है। तो ये क्या है? अनुस्वार है, या इसी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर में अंग लिखते हैं, अंगूर, तो जो ऊपर है ना इसी को अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न संख्या 140 है, चंद्रबिंदी दिया है, किसका चिन्ह है? तो इसको चंद्रबिंदु लिखा हुआ है ना, इस चंद्रबिंदु नहीं होगा। चंद्रबिंदु तो हम लोग कहते हैं उसको, लेकिन हिंदी में इसका नाम अनुनासिक होता है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय नाक से आवाज़ बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, जिससे नाक की ध्वनि उसमें शामिल रहती है। जैसे आँख हो गया, तो वहाँ पे ये चंद्रबिंदु ना लिख के आप इसको लिखिएगा अनुनासिक। प्रश्न संख्या 141 है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। प्रश्न संख्या 42 है, इसके बाद 142, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो उत्तर, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। उत्तर, पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन का अर्थ होता है पढ़ना, बस सिंपल सा है। दो प्रकार का होता है, मौन पठन और सस्वर पठन। अब पठन के सोपान पूछा था ना, तो सोपान नीचे दिया हुआ है। पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं, मुद्रित प्रतीकों की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना और अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 144, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो उत्तर, पहला हो जाएगा चित्र पठन, दूसरा है शब्द पठन, तीसरा है शाब्दिक पठन और चौथा है वर्ण पठन। यहाँ पे प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों की पठनगत अपेक्षाएं बताइए, यानी क्या क्या अपेक्षाएं बच्चों से कर सकते हैं कि बच्चे कितना सीख गए होंगे प्राथमिक स्तर पर। तो वो चित्र पठन को समझ गए होंगे। कोई आप चित्र बना रहे हैं, उसके थोड़ा सा वो भाव दे सकते हैं कि उस चित्र में क्या है। और शब्द पठन, लिखा गया है उसको पढ़ सकते हैं। शाब्दिक पठन वही चीज़ है कि शब्द भी पढ़ सकते हैं और उसका जो शाब्दिक उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। और वर्ण पठन है, वर्ण को भी पढ़ सकते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे अक्षरों को पहचानना, पढ़ना, सीखना समझ जाते हैं, चित्र को भी पढ़ लेते हैं, यही अर्थ है इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 145,
उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। ऊपर पूछा हुआ था इसके पिछले क्लास में, प्राथमिक स्तर पर बच्चे मतलब समाप्ति पे जब प्राथमिक स्तर समाप्त हो रहा है तो क्या क्या पढ़ सकते हैं, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं। यहाँ पे उच्च प्राथमिक का पूछा है। जो चिंतनात्मक पठन कर सकते हैं बच्चे और सृजनात्मक पठन कर सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के बाद। प्रश्न संख्या 146 है, उच्चारण के दोष बताइए। उत्तर पहला है रुक रुक कर बोलना, दूसरा है गदगद स्वर में बोलना, तीसरा है दीनता के स्वर में बोलना, और चौथा है गा गा कर बोलना, और पांचवा है मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। ये सभी हो जाएंगे उच्चारण के दोष। प्रश्न क्या है इसके बाद है 147, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। उत्तर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति उसे कहते हैं अपने भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाना या फिर अपने भाव विचारों को उजागर करना, बाहर निकालना ही अभिव्यक्ति है। वो दो तरीके हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के, या फिर आप लिख के कर सकते हैं, मौखिक रूप से बोलकर भी अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं या लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 148 है, किन्हीं हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है। तो हिंदी भाषा शिक्षक निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है। इसमें पहला लिखेंगे पाठकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, दूसरा है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 149, परिवेशी विषयों पर चर्चा के लाभ बताइए। उत्तर परिवेशी विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है, और तीसरा है भाषाई कौशल का विकास होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 150, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं स्पष्ट करें। ये रिपीटेड प्रश्न, इसके पहले इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसका उत्तर एक बार और देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 151, मूल्यांकन किसे कहते हैं। अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 152 है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। उत्तर मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों मौलिकता की जांच की जाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 153, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो उत्तर प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 154 है, संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। हम तीन शब्द दिए हुए हैं, संयोग परलोक और निरामिष, इसका विलोम बताना है। तो संयोग का विलोम होता है वियोग, और परलोक का विलोम लोक, और निरामिष का विलोम हो जाएगा सामिष है। ये तीन विलोम इसके हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 155, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति, और कृतज्ञ का कृतज्ञ, घ है और आधा घ और न है लास्ट में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। शब्द दिए हुए हैं सूर्य कमल, दो शब्द दिए हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर दिवाकर भास्कर, और कमल का अंबुज सरोज सरीज। प्रश्न संख्या 157 है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। उत्तर घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र उसे कहते हैं जिसमें ना कि समय निर्धारित नहीं होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, और जो शिक्षा का समय निर्धारित कौन पढ़ाएगा शिक्षक भी निर्धारित नहीं रहता है। किसी भी समय किसी के द्वारा किसी रूप में दिया जाने वाला या शिक्षा ग्रहण को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो घर पे दिया जाता है, बच्चा बड़ों से सीखता है, तो उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 158, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, उसी को देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेस, ये क्या है, ठेस है, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। ये देशज जो शब्द होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में ही बोले जाते हैं, उसका चलन वहीं पे होता है। बाद में आप जब आप दूर जाके इसको बोलेंगे लोटा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 159, मातृभाषा किसे कहते हैं। उत्तर वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। और सभी जगह का मातृभाषा अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यूपी में हो सकता है हिंदी मातृभाषा हो सकता है, बिहार में
भोजपुरी, यूपी में जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है यहाँ भोजपुरी होता है, और गुजरात में गुजराती हो सकता है, यानी या फिर कुछ वहाँ क्षेत्रीय भाषा भी मातृभाषा हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है जिस राज्य में जो भाषा बोला जा रहा है वही उसका मातृभाषा होगा, और जो उसके परिवार घर वाले कोई दूसरा भाषा बोल रहे हैं, वो कहीं और के हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो उसकी मातृभाषा वही होगी जो उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न क्या 160, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। 41 कुल व्यंजनों की संख्या होती है, 33 मूल व्यंजनों की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 161 है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं। तो इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 162, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 होते हैं। यहाँ मूल वर्ण दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 163, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जिसमें स्वर और व्यंजन रहते हैं, इनको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करके लिखा जाता है एक जगह, उसी को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 164 है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आग है, हाथ, आग, यहाँ पे आम है, आग नहीं है, आम, हाथ, आग, नंगा आदि, ये सभी जो संस्कृत से बदले हुए शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और इनको तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 165। 165 में दिया हुआ है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नग्न, नंगा का नग्न हो जाएगा, हस्त, जो हाथ दिया था वहाँ पे हस्त होगा, आग दिया था वहाँ उसका तत्सम अग्नि होगा, आम दिया था पहला शब्द, उसका जो तत्सम होगा आम्र होगा। ये संस्कृत के ज्यों के त्यों वैसे ही शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इनको तत्सम कहते हैं, और जो परिवर्तित रूप उनके प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में वो तद्भव कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 166, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आम, कान, कलम आदि, या फिर इनके जो टुकड़े किए जाते हैं उनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है रूढ़ शब्दों के, तो इसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 167, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसका उत्तर होगा, जो शब्दों के योग से, यहाँ पे जो नहीं होगा, दो होगा, दो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, विश्व और विद्यालय से मिलकर बना हुआ है, पुस्तकालय है, पुस्तक धन आलय से बना हुआ है, छात्रावास है, छात्रा और वास से बना है, छात्रों के वास से, तो छात्रावास कहते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, तो इसको यौगिक शब्द कहते हैं। जो ना होके तो होगा। प्रश्न संख्या 168 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर हो जाए इसका, जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये भी यौगिक शब्दों के जैसे दो शब्द से जुड़ के बने होंगे शब्द, लेकिन जो दो शब्द अलग अलग मिलकर जो बने हुए हैं उन दोनों के अर्थ से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अग्निपथ है, अग्निपथ जो शब्द है अग्नि और पथ से मिलकर बना हुआ है। अग्नि का अर्थ होता है आग और रास्ता होता है पथ, यानी देखिए, और जो दोनों जब एक साथ मिलते हैं अग्निपथ बन रहा है, तो इसका अर्थ होता है सच्चाई का मार्ग, तो सत्य का मार्ग। तो ये देखिए दोनों के अर्थ से काफ़ी भिन्न है। आग से और रास्ता से तो थोड़ा मतलब है, सत्य का मार्ग है, लेकिन वो भी सत्य का रास्ता ये पथ होता है जहाँ पे मोटर बाइक चलते हैं, कारें चलती हैं, इस पथ का अर्थ है ये पथ का। वहाँ पे सत्य का मार्ग वो दूसरा पथ है, तो ये आग का भी वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसका अर्थ बदल गया ना, तो इसी को योग रूढ़ कहते हैं। अयौगिक शब्द उसे कहते हैं ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लगभग उसी से संबंधित उसका अर्थ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब कि इंटरनेशनल जो कॉलेज होते हैं उनको विश्वविद्यालय कहते हैं। विश्व और विद्यालय दोनों का अर्थ वही है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक का घर, आलय मतलब घर, पुस्तक माने पुस्तक, पुस्तकों का घर को पुस्तकालय कहते हैं। तो ये लगभग वही अर्थ दे रहे हैं ना जो अलग अलग शब्द हुए हैं, और यहाँ पे योग रूढ़ में उसका भिन्न अर्थ दे रहे हैं, यही अंतर है इसमें। प्रश्न संख्या 169 है। इसके बाद
मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो एक तरफ आप हेडिंग लिखेंगे मुहावरा, दूसरी तरफ आप लिखेंगे लोकोक्ति या कहावत। इसमें मुहावरे में होगा पहला, मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है जबकि कहावत वाक्य है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 2 से आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 170, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। यानी किसी भी चीज़ का नाम है ना तो वो संज्ञा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 171, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वहाँ पे भी नाउन होता है, वहाँ के 5 उसके डिफरेंट 5 काइंड्स ऑफ होते हैं उनके, यानी उसके प्रकार इंग्लिश में भी 5 होते हैं और हिंदी में भी संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं। इसमें पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 172, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या बताइए। उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। प्रश्न संख्या 173 है, विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सेब खट्टा है, तो यहाँ पे संज्ञा है ना सेब, इसकी विशेषता बता रहा है कि खट्टा है, तो ये सेब खट्टा है। और चतुर बिल्ली, तो ये बिल्ली जो है चतुर है, ये नाउन है यानी ये संज्ञा है बिल्ली, और इसकी विशेषता बता रही है, ये चतुर जो शब्द है चतुर विशेषता बता रहा है बिल्ली का, यानी जो बिल्ली है बहुत चालाक है, चतुर है, तो ये विशेषण होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 174, विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के भेद इस प्रकार हैं, 4 दिया हुआ है भेद, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 175, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जिसमें किसी कार्य के होने, यहाँ पे होने होगा, होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा क्रिया का मूल धातु है। यहाँ पे सारे वाक्य जो है अधूरे दिए हुए हैं इस राजन सीरीज में, यही तो इसका डिमेरिट है, बहुत गलत देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि रोहित पुस्तक पढ़ा है या पढ़ता है, यह पूरा लिख देंगे या पढ़ता है। इसमें लिखेंगे क्रिया का मूल धातु है पढ़ना, जो पढ़ है वो क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। ये सभी क्रियाओं के ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इस सेंटेंस में जिसमें आप लिखेंगे रोहित पुस्तक पढ़ता है, उसमें जो मूल धातु जो है क्रिया का पढ़ा है, पढ़ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 176, क्रिया के भेद बताइए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 177 है, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। उत्तर, पठन का अभिप्राय स्वस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना है, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। यहाँ पे जो मेन अंतर है पठन और वाचन में, पढ़ने का अर्थ है कि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए कि क्या लिखा हुआ है या जानकारी लेने के लिए। और वाचन का अर्थ है कि आप इसको जोर जोर से ही पढ़ने को ही वाचन कहेंगे, और जो आप उसको स्लो पढ़ रहे हैं, अपने समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो पठन में आ जाएगा, और जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो उसको वाचन हो जाएगा। जैसे क्लास में बच्चों को खड़ा करा के वाचन कराया जाता है, जिससे कि सारे बच्चे अपने बुक्स खोल के उसको देखते हैं लाइन बाय लाइन, जैसे एक बच्चा पढ़ता है सभी देखते हैं तो उसको वाचन कहेंगे। और पठन हो जाएगा कि आप बोले सभी विद्यार्थियों को कि आप शुरू के जो ये कविता है 4 लाइन आप पढ़ लीजिए, सभी लोग मौन वाचन यानी अपनी मन में पढ़िए, या फिर बच्चे बोल के ही पढ़ रहे हैं तो सब अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, तो वो अपने लिए पढ़ रहे हैं तो उसको पठन हो जाएगा। बाकी जो एक खड़ा होकर पढ़ता है बाकी सभी सुनते हैं उसको, वो वाचन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 178, निम्न में समास बताइए। शब्द दिए हुए हैं नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह, चतुर्भुज। इसमें पहला शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जो कंठ है वो नीला है तो ये विशेषता बता रहा है कंठ की, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। दूसरा है पंचानन यानी 5 मुखों वाला। तो 5 मुखों वाले कौन थे, भगवान शिव थे, यानी बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पे बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जहाँ दोनों शब्द मिल के, या भी जो भी शब्द दिया रहता है समास का, उसमें जो 2 पद होते हैं तो वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के तरफ संकेत कर रहे हैं। यानी जो इसका जो खुद का जो शब्द है पंचानन, ये विष्णु की तरफ, जिसकी 5 मुखों वाले अर्थात विष्णु नहीं
शिव की तरफ संकेत कर रहे हैं तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। और तीसरा है दशानन, यानी जिसके 10 मुख हैं, यानी रावण, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। 10 मुखों वाला अर्थात रावण, तो यहाँ पे भी तो रावण की तरफ संकेत तीसरे शब्द की तरफ किया जा रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। और उसके बाद चौथा है नवग्रह, जहाँ संख्यावाची शब्द आते होते हैं, यहाँ पे 9 आया हुआ है, वहाँ द्विगु समास होता है, तो डायरेक्ट यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर आया हुआ है, यानी 4 आया है, ये में यहाँ पे द्विगु भी समास भी हो जाएगा और बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। द्विगु समास कैसे होगा, क्योंकि संख्यावाची शब्द आया हुआ है चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाला, तो चतुर्भुज तो द्विगु हो जाएगा। और चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। उनको 4 भुजाएं किसकी थी, तो विष्णु की थी, यानी इसका जो संकेत है तो एक तीसरी शब्द की तरफ भी है, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, तो वहाँ बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। ये दोनों समास यहाँ सही है, जो भी आप लिखेंगे दोनों में से एक कोई तो सही होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 179, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है, तो उपसर्ग कहलाता है। आदि का अर्थ होता है शुरू में, यानी स्टार्टिंग में शब्द के शुरू में जो भी जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और शुरू जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, अंतिम में जुड़ते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 180 है, वही दिया हुआ है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय, यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, सस्वर वाचन किसे कहते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसी क्लास में। इसका उत्तर हो जाएगा सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, यह बोल कर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसे बालक कम सीख पाते हैं। यानी स्वर युक्त यानी तेज बोलकर पढ़ा जाता है ना, उसी को सस्वर वाचन होता है स्वर के साथ। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।